स्टूडेंट, ये वीडियो कक्षा 9 के बच्चों के लिए है। उनका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग बहुपद के बारे में उसका परिचय प्राप्त करेंगे। आज की वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद को समझने से पहले हम लोग चर को समझते हैं। वैसे तो कक्षा 8 में आपको बीजीय व्यंजक, चर, अचर और बहुपदों से परिचय करा दिया जाता है, तो आपकी पुनरावृत्ति करवाते हैं। कक्षा 8 में आपको बताया गया था चर, वेरिएबल इसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। क्या होता है चर? चरों का मान निश्चित नहीं होता है, यह कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकता है। चरों को हम x, y, z आदि से प्रकट करते हैं। तो चर को हम x, y, z आदि अक्षरों से हम लोग प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू बदलती रहती है। इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। वेरिएबल, वेरी का अर्थ है परिवर्तित हो जाना, परिवर्तन। तो इसका मान फिक्स नहीं होता है बच्चों, इसका मान बदलता रहता है। अचर का मान आप रखते जाएंगे तो आपको अलग अलग चरों के मान प्राप्त होते जाएंगे। तो ये होता है वेरिएबल या चर, जिसका मान निश्चित नहीं होता है, ये परिवर्तित होता रहता है। आगे हम बात करते हैं कांस्टेंट अचर की। अचर क्या होता है? अचर का मान निश्चित होता है, इसका मान फिक्स होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत, वो सभी अचर हैं, क्योंकि इनका निश्चित मान है। अब 2 का मान 2 ही रहेगा, 2 का मान परिवर्तित नहीं होगा। 3 का मान हम 3 को लेके ही चलेंगे। 3 के हम इसको 4 नहीं कह सकते हैं, ये 3 ही रहेगा। तो अचर वो होते हैं जिसके मान निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, उसके मान नहीं बदलते हैं। और कुछ विशेष परिस्थितियों में हम A, B, C या K आदि लेटर का भी प्रयोग करते हैं अचर को दिखाने के लिए, कुछ विशेष परिस्थितियों में। वैसे तो 1, 2, 3 ये सभी अचर हैं, कांस्टेंट हैं, इनका मान निश्चित रहता है, इनका मान बदलता नहीं है। तो ऊपर हमने चर की बात करी और नीचे हमने अचर की बात करी। अब इसके बाद आता है बच्चों बीजीय व्यंजक, जिसको अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी आप लोग जानते हैं। तो चर और अचर के मेल से ये बीजीय व्यंजक बन जाते हैं। चर और अचर का जब मेल हो जाता है तो उससे हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त हो जाते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखिए, 2x। अब 2x में 2 देखिए यहाँ पे अचर है और x यहाँ पे क्या है? चर। तो ये हमारा बन गया बीजीय व्यंजक। इसी प्रकार और उदाहरण देखिए, √3x²। √3 यहाँ पे अचर है और x², x यहाँ पे चर है। इसी प्रकार √3x² + 2x + k 1, ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि ये भी चर और अचर के मेल से बन रहा है। देखिए √3, 2, 1 यहाँ पे अचर है और x यहाँ पे चर है। इसी प्रकार x + 2 ये भी हमारा क्या है? बीजीय व्यंजक। चर और अचर का मेल हो रहा है। तो चर और अचर के मेल से हमारे क्या बनते हैं? व्यंजक बनते हैं। और चर आप जानते हैं जिसका मान बदल जाता है, निश्चित नहीं होता है, और अचर जिसका मान निश्चित होता है, जो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब ये है फिक्स वैल्यू। तो ये हमने बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा। इसके और उदाहरण देखिए, जैसे कि x² + के 2xy + के y², ये तो सर्वसमीका बन गई। इसको हम क्या कह सकते हैं? ये बन गई हमारी x + y का होल स्क्वायर। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी बीजीय व्यंजक हैं। क्यों बीजीय व्यंजक है? क्योंकि इसमें चर और अचर का मेल हो रहा है। ये रही बीजीय व्यंजक की बात। कक्षा 8 में आपको अच्छी तरह पढ़ाया गया था, आपको याद आ रहा होगा धीरे धीरे। तो हम बहुपद को पढ़ने के लिए इन सब को क्यों पढ़ रहे हैं? क्या बहुपद में इनका क्या यूज़ है? तो आगे आपको पता लगेगा। अब हम शुरू करते हैं बहुपद, पॉलिनोमियल, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। अगर हम इसके नाम का अर्थ देखें, बहुपद, एक से अधिक पद, एक भी हो सकता है, एक से अधिक पद। अगर इसका जो नाम का अर्थ है वो ये है बहुपद, अनेकों पद। पॉली का मतलब क्या होता है?
पॉली का मतलब होता है मैनी, अनेक, और ये जो नॉमिनल है इसका मतलब होता है टर्म, टर्म मतलब पद। तो ये हो गया अनेक पद या बहुपद। ठीक, ये इसके नाम का अर्थ है। लेकिन इसकी परिभाषा क्या बनी? इसकी परिभाषा ये बनी कि एक अथवा अधिक पदों वाला बीजीय व्यंजक, आ गया ना बीजीय व्यंजक यहाँ पे, जिसके बारे में हम ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात आपको विशेष नोट करनी है कि एक अथवा अधिक पदों वाला बीजीय व्यंजक जो चर व चर के मेल से बना हो, जिसमें प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। ये आपको, इस पर आपको ध्यान देना है। पूर्ण संख्या होती है उसको, वो बहुपद कहलाता है। अब पूर्ण संख्या आप सभी जानते हैं क्या होती हैं कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, उसमें यदि आप जीरो को और मिला दें तो इस प्रकार आपको जो संख्याओं का समूह मिलता है वो पूर्ण संख्या होती हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि एक से अधिक पदों वाला बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, इनमें से होनी चाहिए उसकी घात, तब वो बहुपद कहलाएगा। यदि इन पूर्ण संख्याओं के अलावा कोई और संख्या चर की घात में आ गई, जैसे माइनस वाली संख्याएं आ गई, जैसे 1/2, ये परिमेय संख्या आ गई, तो फिर इनको हम बहुपद नहीं कहेंगे। बहुपद की एक ही शर्त है कि उन बीजीय व्यंजक में जो चर प्रयोग हो रहा है, केवल चर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं अचर की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल चर की बात, जो चर प्रयोग हो रहा है उसकी घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तब वो हमारा एक बहुपद कहलाएगा। तो आप कहोगे सर अभी आपने बहुपद का मतलब बताया कि अनेक पद, लेकिन इसमें तो आप कह रहे हो कि एक पद भी हो सकता है। तो हाँ बच्चों, एक पद भी हम, जो एक पद वाला जो बीजीय व्यंजक है, जैसे कि ये 2x, इसको भी हम बहुपद कहते हैं। क्योंकि आप परिभाषा पे ध्यान दीजिए कि एक अथवा अधिक पदों वाला बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसमें चर देखिए, चर यहाँ पे x है और x की घात कितनी है? एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद हुआ। तो इसके नाम से कंफ्यूज मत होइए, ये एक अथवा अधिक पदों वाला भी हो सकता है, लेकिन जिसमें मेन शर्त क्या रहेगी कि उसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल या बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कि 6x² प्लस के 3। अब देखिए इसमें चर प्रयोग हो रहा है x, उसकी घात एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद हुआ। ठीक, चर व चर का मेल बीजीय व्यंजक है। इस बीजीय व्यंजक को देखिए, क्या ये बहुपद है? बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की घात क्या है? एक, और एक पूर्ण संख्या होती है। ये बीजीय व्यंजक देखिए t² प्लस के 1। अब इसमें t हमारा चर के रूप में प्रयोग हो रहा है, जरूरी नहीं है हर जगह x ही लिया जाए, कहीं पर t भी लिया जा सकता है। इसकी घात देखिए, इसकी घात 2 है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी हमारा एक बहुपद हुआ। आगे देखिए, x की घात 3 प्लस x² प्लस 4x प्लस के 7, क्या ये बहुपद है? क्या ये बीजीय व्यंजक बहुपद है? बिल्कुल बहुपद है। देखिए इसमें जो चर x प्रयोग हो रहा है उसकी घात पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे 3 प्रयोग हो, 3 है घात, 3 पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे 2 है घात, 2 भी पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 भी पूर्ण संख्या होती है, और यहाँ पे तो कोई चर नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये क्या हो गया? एक बहुपद हो गया, क्योंकि इसमें चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, अब इसको देखिए, ये हो गया 3y² प्लस के 5y, इसमें चर y है, और प्रत्येक में देखिए, प्रत्येक पद में चर की घात कितनी है? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है? 1। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया? बहुपद हो गया। ठीक, ये तो सभी बहुपद हो गए क्योंकि ये बहुपद की परिभाषा को अपने अंदर लागू करते हैं। अब नीचे कुछ और उदाहरण मैंने आपको दे रखे हैं जिनको हम बहुपद नहीं कहते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है 2√x प्लस के 9। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है? परिभाषा के अनुसार चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चर की घात क्या है? चर की घात यहाँ पे x की घात 1/2 है। अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x की घात 1/2 प्लस के 9। तो यहाँ पे चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है 1/2, तो इसलिए इसको हम बहुपद नहीं कहते हैं। आगे देखिए, x प्लस के 1/x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो चर की घात 1 है, लेकिन क्या यहाँ पे भी चर की घात 1 है? 1/x को आप क्या लिख सकते हैं? x माइनस के 1। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस x की घात माइनस के 1। ठीक है, बोला गया था प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे केवल यहाँ पे
इस वाले पद में चर की घात पूर्ण संख्या है, लेकिन अगले वाले पद में ये -1 है, और -1 एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है। तो ये भी हमारा क्या है, एक बहुपद नहीं है। अगला उदाहरण देखिए, √x + के 3, फिर यहाँ पे चर की घात कितनी है, 1/2, और 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ये भी एक बहुपद नहीं है। आगे देखिए, y के ऊपर घनमूल है ये, ठीक है, क्यूब रूट प्लस के y², ठीक है। यहाँ पे तो देखिए चर की घात पूर्ण संख्या है, लेकिन हमको तो प्रत्येक पद में चर की घात देखनी पड़ती है ना, और यहाँ पे y की घात कितनी है, 1/3, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी एक बहुपद नहीं होगा। आगे देखिए, √3 x की घात 3 + x² + के 6। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर यहाँ पे 3 की घात क्या है, 1/2, और बाकी तो ऐसा ही है। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घात भी 1/2 है। लेकिन ध्यान से देखिए, मैंने बोला है कि केवल हमें चर की घात से मतलब है, हमें अचर की घात से कोई मतलब नहीं है, उसकी घात चाहे पूर्ण संख्या हो या ना हो, हमें केवल चर की घात देखनी है। और यहाँ पे चर की घात पूर्ण संख्या है, यहाँ पे 3 पूर्ण संख्या है, यहाँ पे 2 पूर्ण संख्या है, यहाँ पे तो है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट पद है, हमें केवल चर देखना है। तो यहाँ पे चर की घात एक पूर्ण संख्या है सभी पदों में ना, तो ये भी एक क्या हो गया, बहुपद हो गया। यस, ये एक पॉलिनोमियल है। तो ये तो बात रही कि बहुपद क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि वैसे तो आप लोगों ने सब पीछे पढ़ा ही है, गुणांक के बारे में बताना चाहूँगा कि गुणांक क्या होते हैं। तो बीजीय व्यंजक में चरों के साथ जो संख्या गुणा में लगी होती है वो उस पद का गुणांक कहलाती है, आप लोग जानते हैं। अब पद क्या होते हैं, अब जैसे देखिए ये जो बीजीय व्यंजक है इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं, इसमें 4 पद हैं, और प्रत्येक पद का अपना अपना गुणांक है। देखिए पहला वाला पद क्या है, x की घात 3, इसका गुणांक क्या है, इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका गुणांक क्या है, 1 है। अगला पद है x², इसका गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। अगला पद क्या है, 4x, ठीक है, इसमें x का गुणांक कितना है, x के साथ जो संख्या गुणा में लग रही है वही उसका कोफिशिएंट या गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 4, ठीक है। तो इस प्रकार ये गुणांक के बारे में भी आपको थोड़ा याद दिला दिया गया है, क्योंकि आगे प्रश्नावली में इनका प्रयोग होगा कि चरों के साथ जो संख्या गुणा में लगी रहती है वो उसका गुणांक कहलाती है, ठीक। कोई यहाँ पे आपसे पूछे, अब जैसे यहाँ पे कोई पूछे कि बताइए कि x² वाले पद का गुणांक कितना है, तो x² के साथ संख्या कौन सी लगी है, 6, तो 6 इसका गुणांक हो गया, ठीक है। यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 1, तो ये सब ये आप जानते हैं, केवल मैंने आपको याद दिलाया है। तो हम लोगों ने ऊपर चर, अचर और चर और अचर को मिला के बीजीय व्यंजक बनता है, और बीजीय व्यंजकों से हमारा बहुपद बनता है, और बहुपद बनाने के लिए बीजीय व्यंजक की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये बात आपकी समझ में आ गई है। ये बिल्कुल बेसिक है पॉलिनोमियल का, ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, पॉलिनोमियल। ये आपको 9th 10th 11th 12th और आगे भी आप जब भी गणित लेंगे आपको बहुपद जरूर मिलेगा। बीज गणित का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेस यदि आपका मजबूत होगा तो आप गणित को आसानी से कर जाएंगे। तो यहाँ आपको इसका बेस बताने का ही कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब कुछ ना कुछ तो प्रकार होंगे बहुपद के, तो क्या होते हैं वो हम देखते हैं। चलिए पहला उदाहरण मैंने लिया है 2x, ठीक है। हम अभी पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ रहे हैं कि पदों के आधार पर हम कैसे बहुपदों को बांट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2x है, अब इसमें तो केवल ये एक ही पद है, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, ठीक है। और बहुपद है क्योंकि चर की घात यहाँ पे क्या है, पूर्ण संख्या। तो जिस बहुपद में केवल एक पद होता है उसको हम कहते हैं एक पदी बहुपद, या अंग्रेजी में मोनोमियल, ठीक है। मोनो का मतलब ही ये होता है कि एक, जिसमें एक पद हो। मोनो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसका जो अर्थ होता है वो होता है एक, ठीक। तो ये हो गया बच्चों मोनोमियल। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए
6x² माइनस के 3। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पद है, पहला पद है 6x² और दूसरा पद है 3। प्लस माइनस ही इनको अलग अलग पदों में बांटते हैं। ठीक है, जो प्लस माइनस के चिन्ह है वही इनको अलग अलग पदों में बांटते हैं बीजीय व्यंजक को। तो यहाँ पे दो पद है और चर की घात पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक बहुपद है। और किस प्रकार का बहुपद है? पदों के आधार पर ये एक द्विपदीय बहुपद है, बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है दो, अंग्रेजी भाषा में जब आप इसका मतलब देखेंगे तो इसका मतलब दो होता है। आगे देखते हैं, आगे देखिए इसमें 3 पद हैं। पहला पद 6x की घात 3, फिर 3x और फिर 8। प्लस माइनस ने इनको अलग अलग बांट दिया है, एक पद, दो पद, 3 पद। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे त्रिपदी या अंग्रेजी में ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। ठीक है, त्रिपद का एक और उदाहरण है x² प्लस kx प्लस k पाई। इसमें भी 3 पद हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया? एक त्रिपदीय बहुपद हो गया। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे कि ये जो 6x² प्लस के 3x माइनस के 8 है, इसमें x की घात 3 का 3 वाले पद का गुणांक बताइए। तो x³ का जो गुणांक है वो कितना है? 6 है। ठीक है, और ये त्रिपदी कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। तो ये तो पदों की संख्या के आधार पर हमने बहुपदों के प्रकार देखे कि जिस बहुपद में एक पद होगा उसको एक पद कहेंगे, मोनोमियल। जिसमें 2 पद होंगे उसको द्विपद, बाइनोमियल। और जिसमें 3 पद होंगे उसको हम त्रिपद, ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये तो पदों की संख्या के आधार पर हमने इसको बांट दिया है। अब आगे घातों के आधार पर भी हम बहुपद को बांटते हैं। घातों के आधार पर भी बहुपद के प्रकार होते हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे, वो आगे टॉपिक आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गई बहुपद की घात, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि बहुपद की घात क्या होती है, फिर आप समझेंगे कि घात के आधार पर हम बहुपदों को कैसे बांट सकते हैं, कितने प्रकार के ये बहुपद होते हैं। पदों के आधार पर तो हमने देख लिए, आगे बढ़ते जाएंगे। केवल 3 पद तक ही 9th और 10th में सिलेबस रहता है, इसलिए मैंने केवल 3 पद की बात की है। देखा जाए तो अगर आप प्रत्येक पद बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ता जाता है, हम पता नहीं कहाँ तक चला जाता है, n बहुपद तक चला जाता है। तो केवल 3 पद तक की सिलेबस में, इसलिए मैंने आपको केवल यहीं तक बताया। आगे देखिए, बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात अंग्रेजी में कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब घात। तो पहले इसकी परिभाषा हम जानेंगे कि क्या होती है। एक बहुपद में, ध्यान से सुनेंगे आप, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात ही पूरे बहुपद की घात कहलाती है। बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि आपको 10वीं में भी ये मिलने वाला है बहुपद की घात, और पूरा चैप्टर ही है वहाँ, सेकंड चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल के नाम से ही है वहाँ, तो आपको मिलेगा, जब मिलना है इसका। इसकी परिभाषा एक बार दोबारा पढ़ेंगे। एक बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है, अधिकतम, वही पूरे बहुपद की घात कहलाती है। चलिए उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने एक बहुपद ले रखा है यहाँ पे, 3x की घात 7 माइनस के 4x की घात 6 प्लस के x प्लस के 9। अब मैं देखूँ कि ये इतना पूरा जो इतना बड़ा बहुपद है, इसकी घात कितनी है। तो मैंने बोला है आपको चर की सबसे बड़ी घात देखनी है, और वही पूरे बहुपद की घात कहलाती है। अब देखिए, इसमें चर तो केवल x प्रयोग हो रहा है ना, x के अलावा तो और कोई चर प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, और उसमें भी हमको सबसे बड़ी घात देखनी है। देखिए यहाँ पे x की घात 1 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है। तो सबसे बड़ी घात 7 है, तो बहुपद की घात भी क्या हो गई? 7 हो गई। ठीक, इसको हम कहेंगे कि इस वाले बहुपद की घात कितनी है? 7 है। ठीक, आगे देखेंगे, ये एक बहुपद है पी वाई। अब ये पी वाई क्यों लिख दिया मैंने, इसको हम आगे मैं बताऊंगा आपको कि इसको मैंने पी वाई कैसे लिख दिया है। आप केवल इतना समझिए, क्योंकि ये चर y में बहुपद था, इसलिए मैंने यहाँ पे y लिख दिया है। p मतलब पॉलिनोमियल इन y, बहुपद चर y में। बाकी y के अलावा तो इसमें और कोई चर प्रयोग नहीं हो रहा है ना, तो बहुपद को हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे के सवालों में हम बहुपद को ऐसे ही प्रदर्शित करेंगे कि जो भी चर उस बहुपद में प्रयोग हो रहा है उसको आप यहाँ पे लिख देना पॉलिनोमियल इन y, चर y में। इसका अर्थ ये होता है, बहुपद को प्रदर्शित करने का ये तरीका होता है गणित में। ठीक है, अब हमें बहुपद की घात के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब देखिए, इसमें
जो ये बहुपद है इसमें चर y प्रयोग हो रहा है और चर की सबसे बड़ी घात ही क्या होती है, पूरे बहुपद की घात होती है। अब यहाँ पे y की घात 2 भी है, लेकिन यहाँ पे बड़ी घात कितनी है, 6। तो इस प्रकार पूरे बहुपद की घात कितनी हो गई, 6 हो गई। तो इसको कहते हैं हम बच्चों बहुपद की घात, कि उस बहुपद में चर की जो सबसे अधिकतम घात होती है वही पूरे बहुपद की घात कहलाती है। ठीक, अब जैसे देखिए ये पहला वाला एग्जाम्पल चर x में था, तो इसको मैंने लिख दिया पॉलिनोमियल इन चर x। ठीक है, ये बराबर है बहुपद चर x में। ऐसे बहुपद को प्रदर्शित करने का तरीका होता है। ठीक, तो ये भी बहुपद की घात। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे जो आपका टॉपिक है वो है घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, पदों के आधार पर तो हमने बहुपदों के प्रकार देख लिए, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, और आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे पद बढ़ते जाते हैं उनका नाम भी बदलता रहता है। अब हम देखेंगे घातों के आधार पर हम बहुपदों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए ये कुछ उदाहरण मैंने लिख रखे हैं। 2x प्लस के 1, x प्लस के 5, √2y प्लस के 1, ये सभी क्या हैं, बहुपद हैं, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, यहाँ भी चर की घात कितनी है, पूर्ण संख्या है। अचर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल चर की घात देखनी है। तो इसमें आप घात देखिए, इस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1, तो पूरे बहुपद की घात भी कितनी हो गई, 1। इसमें देखिए चर की सबसे बड़ी घात 1, पूरे बहुपद की घात भी 1। इसमें चर की घात 1, तो पूरे बहुपद की घात भी 1। अब यहाँ देखना है जिस बहुपद की घात 1 होती है उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद, अंग्रेजी में लीनियर पॉलिनोमियल, और हिंदी में रैखिक बहुपद। कि जिस बहुपद की घात 1 होती है उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद इस रूप में होता है, ये इसका साधारण रूप है ax प्लस के b। इस रूप में आपको कोई भी रैखिक बहुपद मिलेगा जिसमें चर की घात कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, जहाँ जो ये a है वो नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि यदि यही 0 हो गया तो जो चर वाला पद है वो तो पूरा 0 बन जाएगा। आपके पास केवल क्या बचेगा, अचर बचेगा। तो ये तो अचर में चला जाएगा, फिर रैखिक थोड़ी रहेगा ये। रैखिक तो हमने ये पढ़ रखा है ना कि चर की घात 1 होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हो गया तो आप पे चर ही नहीं बचेगा, फिर आप पे केवल अचर बचेगा, तो फिर ये रैखिक बहुपद नहीं हो पाएगा। और जहाँ a और b क्या है, ये a और b अचर हैं, कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि ये देखिए ये ax प्लस b के ही रूप का है, ax प्लस b के रूप का। ठीक, a बराबर यहाँ पे 2 है, b बराबर यहाँ पे 1 है, और चर केवल x प्रयोग हो रहा है। तो रैखिक बहुपद जो होता है बच्चों वो ax प्लस b के रूप का होता है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, a और b क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो जिस बहुपद की घात 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये सभी बहुपद, इसमें देखिए घात कितनी है, 2 है बहुपद की। इसमें देखिए चर की सबसे बड़ी घात 2 है, तो पूरे बहुपद की घात भी 2 हो गई। इसमें देखिए चर की बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, तो पूरे बहुपद की घात भी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो जिस बहुपद की घात 2 होती है उसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद। ठीक, द्विघात बहुपद, और अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड मतलब होता है 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अंग्रेजी भाषा में। और द्विघात बहुपद बच्चों इस रूप का होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि ये वाला पद ही 0 हो जाएगा तब तो यहाँ पे जो चर की घात 2 है वही खत्म हो जाएगा, केवल फिर आपके पास ये रैखिक बहुपद बच जाएगा। ठीक है, फिर द्विघात बहुपद वो नहीं रहेगा, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a b c और क्या है, अचर है। तो आपको ये समझना है, साधारण रूप में आपको बता रहा हूँ कि जो द्विघात बहुपद होता है वो ax² प्लस के bx प्लस के c के रूप का होता है। जैसे कि 2x² प्लस के 6x प्लस के 3, ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब देखिए ये कुछ उदाहरण है बहुपद के। इसमें देखिए इसकी घात 3 है, ये भी एक बहुपद है। इसमें भी घात 3 है, ये भी बहुपद है। इस बहुपद की घात भी कितनी है, 3 है, चर की सबसे बड़ी घात 3 है, तो बहुपद की घात 3 हो जाएगा। इस बहुपद की घात कितनी है, वो भी 3 है। तो जिस बहुपद की घात 3 होती है उसको हम कहते हैं त्रिघात बहुपद।
ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद, और अंग्रेजी में क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, और क्यूबिक पॉलिनोमियल किस रूप का होता है, ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी और डी क्या है, कांस्टेंट, अचर है, जिनके मान बदलते नहीं हैं, फिक्स रहते हैं। ठीक, तो जो त्रिघात बहुपद होता है वो इस रूप का होता है, ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी, ये इनका साधारण रूप है, इसी रूप में ये आपको मिलेंगे। ठीक, तो ये रही घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो पीछे हमने अभी पढ़ा था कि बहुपद के प्रकार में पदों के आधार पर तो एक पद, दो पद, तीन पद ये होते हैं, और घातों के आधार पर भी हम लोगों ने अभी बहुपद के प्रकार देखे। चलिए इसको फिर दोबारा देखते हैं, यही उदाहरण लेते हैं हम। अब देखिए ये जो बहुपद है 2x, इसमें चर की घात कितनी है, आप कहोगे सर 1 है। ठीक है, तो ये कैसा बहुपद हो गया, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। देखिए इसमें बहुपद की घात कितनी है, 2, तो ये उदाहरण किस में चला गया, द्विघात बहुपद में। केवल आपको चर की सबसे बड़ी घात देखनी है, इसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी है तो यहाँ पे चर x, उसकी घात 1 है, लेकिन हमें बड़ी घात देखनी है, वो 3 है, तो ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। तो अब आप आसानी से समझ गए हैं कि घातों के आधार पर भी हम बहुपदों को बांट सकते हैं। जिस बहुपद की घात 1 है उसको रैखिक, जिसकी घात 2 है उसको द्विघात, जिसकी घात 3 है उसको त्रिघात हम कहते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ चुका है, मैं ये उम्मीद करता हूँ। चलिए, ये साधारण रूप भी आपको याद रखने हैं, कक्षा 10 में आपके काम आने वाले हैं सब ये, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से समझना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही आसान चैप्टर है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है अचर बहुपद। ठीक है, अब ये अचर बहुपद की घात या अचर बहुपद क्या होता है, तो जैसे जो अचर से आप लोग परिचित हैं, जैसे कि 2, 3, 5, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे अचर हैं। अब इनकी घात क्या होती है, अचर बहुपद की घात। ठीक है, तो देखिए जैसे 2 उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। 2 मैंने लिया है। अब देखिए बहुपद की घात देखने के लिए तो हमको चर की घात देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई चर है ही नहीं, तो हमको चर बनाना पड़ेगा। बिना चर की घात देखे हम उस बहुपद की घात ही नहीं बता सकते हैं। तो देखिए 2 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा x की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में घातांक के नियम में बताया था कि किसी की भी घात 0 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसका मतलब क्या है, 2 गुणा 1 ही है, ये 2 ही है, ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, अभी भी 2 ही बना हुआ है। लेकिन ऐसा करने से हमें क्या मिल गया, हमें चर की घात मिल गई है। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि अचर बहुपद की घात, अर्थात इस अचर बहुपद की घात क्या होगी, क्या है यहाँ पे 0। तो इस अचर बहुपद की घात कितनी होगी, 2। जैसे 5 मैंने उदाहरण लिया है, तो 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा x की घात 0, यहाँ भी अचर बहुपद की घात 0। 3 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा x की घात 0, यहाँ भी क्या है, 0 है। तो हमने एक निष्कर्ष निकाला है कि अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0 होती है। कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि अचर बहुपद की घात क्या होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अचर बहुपद की घात क्या है, 0 है। कोई सा भी ले लीजिए आप, चाहे आप 50 ले लीजिए, ये भी कांस्टेंट है। 50 को आप क्या लिख सकते हैं, 50 गुणा x की घात 0, क्योंकि हमें तो चर की घात देखनी है ना, यहाँ 0 ही है। तो आप कोई सा भी अचर बहुपद ले लीजिए, उसकी घात हमेशा क्या होती है, 0 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, क्यों लिया है, देखिए ये एक बहुपद है, इसमें कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4 पद हैं। ठीक है, अब इस बहुपद की घात कितनी है, तो आप देखेंगे कि चर की जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो इस बहुपद की घात भी कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक, कोई आपसे पूछे इस बहुपद में x की घात 3 का गुणांक कितना है, तो आप कहोगे 5 है। x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो आप कहोगे -4 है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, चिन्हों में बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, चिन्हों को वो लेते ही नहीं है, लेकिन गुणांक में हमें चिन्ह सहित वो संख्या देखनी है। ये बात आपको नोट करना है कि चिन्ह सहित हमें वो संख्या देखनी है जो उसके साथ गुणा में है। तो x स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है, -4, तो इसका गुणांक कितना हो गया, -4, कोफिशिएंट इसका -4 हो गया।
एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, इसके साथ गुणा में क्या लगा है, 2 लगा है, तो 2 इसका गुणांक हो गया। अब कोई आपसे ये पूछे कि इस बहुपद में जो अचर पद है अर्थात 6, उसका गुणांक यानी उसकी घात कितनी है, ठीक है। जो यहाँ पे अचर बहुपद है, ये जो अचर पद है आपका 6, उसकी घात कितनी है, तो आपने अभी ऊपर सीख रखा है 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा x की घात 0। तो यहाँ पे अचर बहुपद की घात कितनी है, यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अचर पद 6 की घात कितनी है, 0। कभी कभी एग्जामिनर घुमाने के लिए पूछ लेता है कि x की घात 0 का कॉफिशिएंट बताइए, x की घात 0 का गुणांक बताइए। तो यहाँ पे x की घात 0 लगा सकते हैं, x की घात 0 गुणा कितना हो गया, 6 हो गया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, छोटी सी बात आप जानते हैं। तो ये तो रही घातों के बारे में चर्चा हमने की, अचर बहुपद की घात देखी हमने, अन्य बहुपदों की हमने घात देखी कि उसमें जो चर की सबसे अधिकतम घात है वही पूरे बहुपद की क्या होती है, घात होती है। लेकिन हम एक बात करते हैं शून्य बहुपद की। शून्य बहुपद का ज़्यादा कोई रोल नहीं है 9th और 10th में, लेकिन बड़ी हायर क्लास में जब आप गणित लेंगे 11th 12th में और आगे क्लास में, तो वहाँ पे शून्य बहुपद का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसको आपको समझना है कि इसकी घात क्या होती है। तो देखिए बच्चों, शून्य बहुपद अर्थात 0 को आप क्या लिख सकते हैं, 0 गुणा x की घात लिख सकते हैं, ठीक है। x की घात 0 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, या फिर 0 को आप लिख सकते हैं 0 गुणा x की घात 1, तब भी आपको 0 ही मिलेगा। कोई भी संख्या लगा दीजिए, आपको 0 ही मिलेगा। आप 0 बराबर लिख सकते हैं 0 गुणा x की घात 2, ठीक, तब भी आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। आप 0 बराबर लिख सकते हैं 0 गुणा x की घात 10, तब भी आपको 0 ही मिलेगा। आप कुछ भी लगा दीजिए, 0 गुणा x की घात 50 लगा दीजिए, तब भी आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 की चाहे कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा हो, उत्तर आपको 0 ही मिलेगा। आप 0 को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 गुणा x की घात 500, कुछ भी जितनी बड़ी घात आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ाइए, आपको उत्तर 0 ही मिलेगा। लेकिन हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है, अर्थात 0 जो बहुपद है उसकी घात क्या होती है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी घात तो हमको पता ही नहीं लग पा रही है क्या है, कभी इसकी घात 0 हो जा रही है, कभी इसकी घात 1 हो जा रही है, कभी 2 हो जा रही है, कभी 10, कभी 50, कभी 500 और 100 होने बढ़ता ही जा रहा है। हमको नहीं पता लग रहा है कि इसकी घात आखिर क्या है। तो इसकी घात बच्चों परिभाषित नहीं है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चल पा रहा है कि इसकी घात आखिर क्या है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये बात समझते हैं कि शून्य बहुपद की घात क्या है, परिभाषित नहीं है। परिभाषित का मतलब क्या है, हमको पता ही नहीं है क्या है उसकी घात। जो चीज़ परिभाषित ही नहीं है, पता नहीं कहाँ क्या है, तो उसकी घात परिभाषित नहीं है। कंपटीशन एग्ज़ाम में कभी पूछ लिया जाता है कि शून्य बहुपद की घात क्या है, तो उत्तर लिखोगे आप परिभाषित नहीं है। कहाँ से, यहाँ से हमको पता लगा है, आपने कारण देखा है कि इसकी घात परिभाषित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बहुपद को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो पीछे मैंने आपको बताया था, जैसे कि यहाँ देखिए ये px है, इसमें कितने चर हैं, इसमें केवल एक चर है x, ठीक है, और कोई चर तो प्रयोग नहीं हो रहा ना इसमें। तो आप इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं पॉलिनोमियल चर x में, और ये है वो बहुपद, ठीक है। ये बहुपदों को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। देखिए यहाँ पे चर y था, तो मैंने लिख दिया पॉलिनोमियल इन y, मतलब बहुपद चर y में, ऐसे इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे मैं इसका प्रयोग करूँगा, तो आपको पहले ही बता रहा हूँ मैं। अब जरूरी नहीं है कि p का प्रयोग हो, आप q, s, t कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको अंदर वही वेरिएबल लिखना है जिसमें वो बहुपद है। अब जैसे यहाँ पे x में है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x लिखोगे। अब जैसे कोई बहुपद t में होगा, t स्क्वायर प्लस k 2t प्लस k 1, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पॉलिनोमियल चर t में, ठीक है। कोई बहुपद s में होगा, s स्क्वायर प्लस k 2s प्लस k 1, तो आप इसको क्या लिखोगे, बहुपद s में, पॉलिनोमियल इन चर x। कहीं पे q का प्रयोग भी होता है, लेकिन अधिकतर हमने देखा है कि p का प्रयोग ही होता है, p फॉर पॉलिनोमियल। q का प्रयोग भी कहीं पे होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको केवल चर से मतलब है कि उसमें चर क्या प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी बच्चों देखिए, इन सभी को हम कहते हैं एक चर में बहुपद,
क्योंकि इसमें केवल एक चर प्रयोग हो रहा है। अभी तक हमने जितने भी हम लोगों ने उदाहरण किए उसमें केवल एक ही चर प्रयोग हो रहा था। इसमें देखिए x प्रयोग हो रहा है, इसमें केवल y प्रयोग हो रहा है, इसमें भी x प्रयोग हो रहा है। तो अभी तक हमने जो भी हमने उदाहरण देखे आप देख सकते हैं यहाँ भी इनमें ये केवल एक चरों वाले बहुपद हैं। क्या कहेंगे हम इनको? एक चर वाले बहुपद, क्योंकि इसमें बच्चों केवल एक ही चर प्रयोग हो रहा है। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है ना। वैसे तो 9th में आपके पास केवल आपके सिलेबस में एक चर वाले बहुपद ही हैं, लेकिन बहुपद तो कई सारे चरों में भी हो सकते हैं। तो कभी कभी आपको ऐसे भी मिल सकता है। देखिए x प्रयोग हो रहा है चर, y प्रयोग हो रहा है और z भी प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ चर x y z हैं, तो इसको हम कहेंगे तीन चरों में एक बहुपद, क्योंकि इसमें तीन चर प्रयोग हो रहे हैं x y और z। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे पॉलिनोमियल इन x y z। ये तीन चरों में बहुपद है। और ऊपर सभी हमने क्या देखे? एक चरों वाले बहुपद। चलिए, तो ये तो था बच्चों इसका बेसिक सा नियम जो हम लोगों ने समझा। अब प्रश्नावली 2.1 का जो पहला प्रश्न है वो हम करते हैं। और पहला प्रश्न बच्चों कुछ इस रूप का है। ये है देखिए 2.1 का पहला प्रश्न। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है? कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको कारण भी देना है। तो पहला वाला जो प्रश्न है आपका वो क्या है? 4x3 माइनस के 3x प्लस के 7। तो क्या ये एक चर में बहुपद है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें केवल चर x ही प्रयोग हो रहा है। ठीक, और बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या। यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x0 पूर्ण संख्या है। तो ये बहुपद है। और क्यों बहुपद है? क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या है और एक चर में बहुपद है। हाँ, ये एक चर में बहुपद है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको ऐसे लिखेंगे जैसे कि पहला सवाल था, ये पूछा गया था। यहाँ आप लिखोगे कि यहाँ केवल एक चर x है। हाँ, यह एक चर वाला बहुपद है जिसकी प्रत्येक घात एक पूर्ण संख्या है। ऐसे आप इसका कारण देंगे। अगला सवाल है y²। देखिए अगला सवाल ये है कि y² प्लस √2, क्या ये एक चर में बहुपद है? तो इसमें एक चर प्रयोग हो रहा है y। ठीक है, एक चर तो है, पर क्या ये बहुपद है? बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या है। देखिए अचर से हमें कोई मतलब नहीं है, अचर की घात चाहे कुछ भी हो, हमें अचर को देखना ही नहीं है, हमको केवल चर को देखना है। तो चर की घात यहाँ पे 2 एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक बहुपद है। आप कारण क्या दोगे? आप ऐसे कारण दोगे, यह एक बहुपद है चर y में और उसकी घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये एक बहुपद है। आप ऐसे इसका कारण दे सकते हैं। आगे देखिए अगला है 3t के ऊपर आपका स्क्वायर रूट लगा है प्लस t√2। तो क्या ये बहुपद है? अब देखिए बच्चों, हमें देखना है। ठीक है, इसमें केवल एक चर प्रयोग हो रहा है t, लेकिन क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए चर की घात कितनी है? ये 1/2 है। यहाँ पे तो चर की घात 1 है, लेकिन यहाँ पे चर की घात कितनी है? 1/2। और मैंने बोला है हमें प्रत्येक पद में चर की घात देखनी है। ऐसा नहीं है केवल आप एक पद में देखें और उसको टिक करके आ जाएं कि ये बहुपद है। हमें प्रत्येक चर में अचर की घात देखनी है और वो होनी चाहिए एक पूर्ण संख्या। जबकि यहाँ पे 1/2 क्या है? एक परिमेय संख्या, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। कारण क्या दोगे? क्योंकि चर की प्रत्येक घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये इसका आप कारण देंगे। ठीक, ऐसे आप कारण लिख सकते हैं, अपनी भाषा में भी कारण लिख सकते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को समझ चुके हैं। अब आप अपनी लैंग्वेज का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, आगे ये है बच्चों कि y प्लस 2/y, क्या ये एक चर में बहुपद है? हाँ, इसमें एक चर तो प्रयोग हो रहा है, लेकिन क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे तो y की घात 1 है, लेकिन क्या यहाँ पे y की घात पूर्ण संख्या है? सोचिए कि यहाँ पे पूर्ण संख्या है। आप कहोगे सर पूर्ण संख्या तो नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये है y प्लस के 2/y,
तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो y की घात 1 है, पूर्ण संख्या है, लेकिन इसको आप लिख सकते हैं 2y की घात माइनस के 1 घातांक का नियम से ये ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ये माइनस का 1 जो एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, जबकि हमें तो प्रत्येक चर में देखना होता है ना, तो ये एक बहुपद नहीं है। एक चर तो है इसमें y, लेकिन ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्नावली करनी है। अब देखिए लास्ट जो 5वां सवाल है, इसमें बोला गया है क्या ये एक चर में बहुपद है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक चर में तो नहीं है। आपको दोनों चीज़ देखनी है ना, एक चर में भी होना चाहिए और बहुपद भी होना चाहिए। ठीक है, ये बहुपद तो है क्योंकि इसमें जो चर प्रयोग हो रहे हैं x, y, t, उनकी घात एक पूर्ण संख्या है, 10, 3, 50 पूर्ण संख्या है, लेकिन एक चर थोड़ी प्रयोग हो रहा है इसमें तो x, y और t 3 चर प्रयोग हो रहे हैं। तो आप कहेंगे ये एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें 3 चर प्रयोग हो रहे हैं, x, y और t। ठीक है, तो ये रही बच्चों 2.1 का पहला सवाल। आप इसको अपनी कॉपी में करेंगे और कारण सहित इसको आप हल करेंगे और फिर आप इसको ग्रुप में सेंड करेंगे। इस प्रकार आपको प्रश्नावली 2.1 को पूरा करना है। ठीक है, अब 2.1 का दूसरा सवाल देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। बड़ा आसान है आपके लिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें कितने हैं, एक्स के साथ जो संख्या गुणा में लगी है 1 है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स के साथ जो संख्या गुणा में लगी है माइनस का 1, चिन्ह को नहीं छोड़ना है, चिन्ह को भी आपको लेके चलना है। ठीक है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, माइनस का 1। आपको गुणांक एक्स स्क्वायर का देखना है, बाकी और किसी का नहीं देखना है, चाहे वो एक्स की घात 3 हो चाहे एक्स हो, केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए कितना है, π/2 है। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें तो एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। अब ये मत कहना कि इसमें तो सारे एक्स स्क्वायर का गुणांक है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का इसमें कोई भी गुणांक नहीं है। ठीक है, ये इस प्रकार का सवाल है, √2x - 1। अब हमें इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, तो वो पद ही नहीं है इसमें, तो वो तो 0 हो गया। लेकिन आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर का ले आइए आगे, √2x - 1। अभी कोई फ़र्क पड़ा, 0 तो बना ही सकते हैं ना आप लोग। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे तो 0 ही बन जाएगा। ये प्रश्न तो वही रहा, √2x - 1। लेकिन अब हमें आसानी से दिख गया है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0। तो ये क्या हो गया आपका, 0 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसमें आगे के प्रश्नों को भी कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, उस बहुपद की घात 35 होनी चाहिए और उसमें 2 पद होने चाहिए। बड़ा आसान है, आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि x की घात 35 प्लस के 1। ठीक है, 2 पद है और बहुपद की घात कितनी है, 35। आप कुछ भी ले सकते हैं, y ले सकते हैं, y की घात 35 प्लस के 2। कुछ भी आपने अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन घात 35 होनी चाहिए और उसमें 2 पद होने चाहिए। ठीक है, जैसे t की घात 35 प्लस के 1। तो कई सारे उदाहरण हैं, जो आपकी मर्जी वो लिख लीजिए। इसी प्रकार 100 घात का एक पद, केवल एक पद होना चाहिए पर घात 100 होनी चाहिए। तो x की घात कितनी हो गई, 100 हो गई, y की घात कितनी हो गई, 100 हो गई। ठीक है, तो ये आपके उदाहरण है। तो ऐसे आप लोग बच्चों ये पूरी प्रश्नावली आप कर लेंगे। इसमें चौथा और 5वां प्रश्न रह गया है। इसमें बहुपद की घात पूछी है और इसमें बताना है कि कौन सा रैखिक है और कौन सा द्विघात है और कौन सा त्रिघात है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये प्रश्नावली कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, चाहे कोई भी बहुपद हो, जैसे यही एक बहुपद है -2x² प्लस के 3x माइनस के 2। ये बहुपद किस में है, चर x में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको ये देखना है कि जो बहुपद को लिखने का तरीका ये होता है कि उसमें जो भी चर की घात है वो घटते क्रम में हो, मतलब सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी,
फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। मतलब ये जो पदों की जो घात होती है ये कौन से क्रम में होनी चाहिए? अवरोही क्रम में होनी चाहिए। ये आपको देखना है, वो उसका मानक रूप कहलाता है तभी। ठीक है। तो यदि ये बहुपद कुछ इस प्रकार से होता, जैसे कि ये होता कि 2x प्लस 3x², जैसे यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे आप लिख दो आप x³ प्लस x6, और यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे 7 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो। तो क्या ये मानक रूप में है? नहीं, ये मानक रूप में नहीं है। इसको आप ऐसे लिखेंगे 4x में जो सबसे बड़ी घात है पहले उसको लिखते हैं हम, और फिर घटते क्रम में लिखते हैं। फिर उससे छोटी 2x5, फिर उससे छोटी 2x3, और फिर उससे छोटी 3x², और लास्ट में तो यहाँ पे अचर बहुपद की घात तो क्या होती है? 0 होती है। ठीक। तो ये होता है इसका मानक रूप कि उनको प्रत्येक पद को घातों के घटते क्रम में लगाना। ठीक है। जो सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये होता है मानक रूप में लिखना। तो कहीं पे यदि आपको मानक रूप में बहुपद नहीं दे रखा है तो पहले उसका मानक रूप बनाइए, अर्थात घातों को आपको घटते क्रम में लगाना है, तब आगे प्रश्नों को हल कीजिए। तो ये तरीका होता है बहुपद वाले प्रश्नों को हल करने में। तो आज की वीडियो बच्चों थोड़ी लंबी हो गई, क्योंकि इसमें बेस बताना था, आपको परिचय बताना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुपद का परिचय अच्छी तरह प्राप्त हो गया होगा और आप आसानी से ये पूरा चैप्टर कर लेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आगे बड़ा मज़ा आने वाला है आपको इस चैप्टर को करने में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जो गृह कार्य दिया जा रहा है उसको आप लोग हल कीजिए। 2-3 बच्चे ही गृह कार्य कर रहे हैं तो ये गलत बात है, सभी बच्चों को गृह कार्य करना है। थैंक यू वेरी मच।